मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। चत्वार सूत्र नामक महाशास्त्र पेपर सबने कर लिया? सबका हो गया पेपर? हाँ। कोई रह तो नहीं रहे हैं? आंसर्स आप लोगों को पता लग गए? डिस्कस करने की मुझे लगता नहीं जरूरत है। आंसर शीट्स जरूरत है। चलिए तो आप लोग जो खोल सकते हैं अपने मोबाइल में वो खोल लीजिए, फिर यहाँ से पहले पूरा ही अपन डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में फिर अभी आज टाइम बचेगा तो आज, नहीं तो फिर कल से अपन नंदीश्वर दीप की रचना चालू करेंगे। देखिए, जिन लोगों को मेल पे अपनी आंसर शीट नहीं मिली है तो देखिए मैं 2-3 बार वो रिलीज कर चुकी हूँ और उसके बाद इसलिए मैं आज पहले ही सबके नंबर भी मैंने डाल दिए थे। फिर भी कुछ लोगों की मेल आईडी गलत होती है तो उनको नहीं मिल पाती है। तो अब आप मुझे बार बार में नहीं बोलें क्योंकि वो मुझे ज्यादा आता नहीं है एक्चुअल में, फिर मुझे भी बच्चों को कहना पड़ता है, फिर सब फिर उनको भी वो आती है बार बार में कहो, तो इसलिए अपन यहाँ डिस्कस कर ही लेंगे। जिनको नहीं मिली है तो वो यहाँ सुन ले, कोई बात नहीं। पहला प्रश्न है, जम्बू द्वीप का व्यास है। ऑप्शन थे 1,40,000 योजन, 1,00,000 योजन, 2,00,000 योजन, 50,000 योजन। हाँ, मैं नंबर से सबके नाम मैं चालू करती हूँ, आप लोग जवाब देते जाइएगा। सुधा जी पाटनी, अनम्यूट करके बोलते जाइए। क्या प्रश्न है? 1,00,000 जम्बू द्वीप का व्यास। जम्बू द्वीप, देखिए प्रश्न भी सब ध्यान से सुनिए ताकि फटाफट हो जाए। जम्बू द्वीप का व्यास, जम्बू द्वीप का व्यास कितना है? 1,00,000 योजन। हाँ ठीक है, 1,00,000 योजन। हाँ बढ़िया। हेमवत क्षेत्र के बाद वाला क्षेत्र कौन सा है? कुसुम जी अजमेरा। मनोरमा आंटी आप बोलिए। हेमवत क्षेत्र, हाँ हरी, ठीक है बढ़िया। तपाए हुए स्वर्ण के समान पर्वत कौन सा है? मनोरमा आंटी। निषद, बढ़िया। ज्यादा कठिन तो नहीं था ना पेपर? नहीं। ऐरावत क्षेत्र के निकट स्थित पर्वत है। नीलम भाभी। मीनू दी। शिखरिन, बढ़िया। रुक्मी पर्वत पर स्थित सरोवर का नाम है? प्रीति। सुनीता आंटी बोलिए। महापुंडरीक। हाँ महापुंडरीक, बढ़िया।
केशरी सरोवर की लंबाई, चौड़ाई और गहराई तिंगिच सरोवर की तुलना में कैसी है? दुगनी है, आधी है, बराबर है? बोलिए सुनीता। समान है। केसरी और तिगिच ये दोनों समान हैं। पुंडरीक सरोवर में स्थित कमल और देवी, कमल कितना लंबा है और देवी का नाम क्या है? पद्मा जी, कांता आंटी आप बोलेंगे? पद्मा जी बोलिए। पुंडरीक सरोवर में स्थित, हाँ, कमल कितना लंबा है और देवी कौन सी है? एक योजन, एक योजन। लक्ष्मी। बढ़िया। 1 योजन लंबा कमल है और देवी का नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी। नारी नरकांता नदियां कौन से क्षेत्र में बहती हैं? शीला भाभी। आप वीडियो चालू नहीं भी करना चाहें तो बस अनम्यूट करके जवाब दे दीजिए। आशा जी बोलिए। नारी नरकांता नदियां कौन से क्षेत्र में बहती हैं? रम्य क्षेत्र में। बढ़िया। पूर्व दिशा में जाने वाली नदियां हैं, कौन सी नदियां पूर्व दिशा में बहती हैं? यहाँ ऑप्शंस हैं, गंगा सिंधु, सीता सीतोदा, रोहित हरित और रोहितास्या हरिकांता। बोलिए शीला भाभी। रोहित और हरित। रोहित और हरित ये पूर्व दिशा में बहती हैं। पूर्व दिशा में। बढ़िया। वो मैंने वो निकाल रखा था इसलिए। हाँ नहीं, मैं समझ गई थी इसीलिए मैंने बोला था। हाँ। महापद्म सरोवर से नदियां निकलती हैं, कौन सी नदियां निकलती हैं? रोहित रोहितास्या, हरित रोहित, रोहित हरिकांता या हरित सीतोदा? दीपिका जी। ऑप्शंस फिर से बोलूं, रोहित रोहितास्या, हरित रोहित, रोहित हरिकांता, रोहित हरिकांता। बढ़िया। भरत क्षेत्र के मध्य में स्थित पर्वत का नाम कौन सा है? पारुल। अनम्यूट करो। नहीं हो रहा, अब करो। विजयार्ड पर्वत। बढ़िया। भरत क्षेत्र के 6 खंडों में है, 5 आर्य 1 म्लेच्छ, 5 म्लेच्छ 1 आर्य, 3 आर्य 3 म्लेच्छ, 2 आर्य 4 म्लेच्छ। शशि जी। फिर से बोलिए ना। भरत क्षेत्र के 6 खंडों में कैसे कैसे हैं? आर्य खंड कितने हैं, म्लेच्छ खंड कितने हैं? आर्य खंड 1 है और म्लेच्छ खंड 5। हाँ, 5 म्लेच्छ है और 1 आर्य। खंड 1 है, म्लेच्छ खंड 5। बढ़िया। चक्रवर्ती अपना नाम किस पर्वत पे लिखता है? सुधा जी। वृषभाचल पर। बढ़िया। विजयार्ड पर्वत की प्रथम कटनी पर कौन रहते हैं? चित्रा आंटी। विद्याधर मनुष्य। विद्याधर देव नहीं होते, विद्याधर मनुष्य। हाँ। हम कहाँ रहते हैं? सुलोचना जी, हम कहाँ रहते हैं? ऑप्शन है जम्बूद्वीप में, भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में और उपरोक्त सभी। सभी में आएगा इसमें। सभी। बढ़िया। सभी में। हाँ बढ़िया। जम्बू वृक्ष स्थित है उत्तर कुरु में, देवकुरु में, विदेह क्षेत्र में, भद्रसाल वन में। अनीता जी कोठारी। उत्तर कुरु में। बढ़िया। सीता नदी के उत्तर तट पर स्थित वक्षारों की संख्या।
सीता नदी के उत्तर तट पर स्थित वक्षारों की संख्या। अंकल 4 है। बढ़िया। सीता नदी के उत्तर तट पर स्थित वक्षार हैं 4। बढ़िया। देखिए एक बात मैं आपको बता देती हूँ अभी यहाँ बीच में, उस समय आप लोग प्रश्न करते थे और एग्जाम का टाइम था, इसलिए मैंने आप लोगों को भी कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए ये जो विदेह क्षेत्र में जो नदियां हैं, विदेह क्षेत्र के 32 देश हैं और 32 देशों में से 16 में तो रक्ता रक्तोदा है, 16 में गंगा सिंधु है, ऐसा है, ठीक है ना। विदेह क्षेत्र के 32 देश हैं, तो जो उत्तर वाले देश हैं उसमें सब में कौन सी नदियां हैं? गंगा सिंधु। और जो दक्षिण वाले जितने भी देश हैं उनमें है रक्ता रक्तोदा। लेकिन देखिए ये हमने एक ग्रंथ के हिसाब से पढ़ा है, उस समय मैंने आपको 2 मान्यताएं नहीं बताई थी, लेकिन दूसरे ही ग्रंथ में से तिलोय पन्नति में ही दोनों बातें लिखी हैं, तो कहीं कहीं रिवर्स भी है, यानी उत्तर की तरफ रक्ता रक्तोदा और दक्षिण की तरफ गंगा सिंधु, ऐसा भी शास्त्रों में है। इसलिए अगर कभी आपको रिवर्स भी लिखा हुआ मिले कहीं, तो ऐसा नहीं सोचना कि ये गलत है कि वो गलत है, दोनों मान्यताएं उसमें मिलती हैं। लेकिन हमने अभी एक ग्रंथ के आधार से लिखा है और फिर अभी हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए हमने भी एक को ही सेट करके रखा था। और जो नक्शा, जिस नक्शे में हम पढ़ रहे थे उस नक्शे में भी ऐसा ही लिखा हुआ है और उसको आधार बनाकर हमने पढ़ाई की है, इसलिए दोनों मान्यताएं आप लिखना चाहें तो अपनी कॉपी में ऐसा लिख सकते हैं कि इसके संबंध में 2 मान्यताएं मिलती हैं, कहीं पे ऊपर यानी उत्तर में गंगा सिंधु है, कहीं दक्षिण में गंगा सिंधु है, ऐसा, क्योंकि ये सब परंपरा से चली आई बातें हैं जिनवाणी में भी, तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत इन चीजों में कंट्रोवर्सी इस तरह की दिखाई दे सकती है, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ऐसे हमारे लिए अप्रयोजनभूत है। गंगा सिंधु हो तो और रक्ता रक्तोदा हो तो, नदियां हैं 2, नाम में क्या फर्क पड़ता है, ऐसा। चलिए आगे अगला प्रश्न। सुमेरु एवं निषद नील कुलाचलों से जुड़े पर्वत हैं। सुमेरु और निषद नील कुलाचलों से जुड़े पर्वत हैं। बीना भाभी, बीना बोरा भाभी, चालू करिए। हाँ, अरे फिर बंद हो गई, फिर से चालू करिए। हाँ, कौन से पर्वत हैं? नील पर्वत से जुड़े हुए गजदंत। बढ़िया, गजदंत पर्वत, बढ़िया। जम्बू द्वीप में विजयार्ड पर्वतों पर स्थित अकृत्रिम जिनालयों की संख्या। जम्बू द्वीप में विजयार्ड पर्वतों पर स्थित अकृत्रिम जिनालयों की संख्या। परिधि जी। अभी 34। 34, बढ़िया। 34 है। जम्बू द्वीप के पूछे हैं तो 32 विदेह क्षेत्र से संबंधित, एक भरत का और एक ऐरावत का। वक्षार पर्वत कैसे फैले हुए हैं? ज्योति जी। उत्तर दक्षिण। हाँ, उत्तर दक्षिण, बढ़िया। जम्बू द्वीप में कुल आर्यखंड कितने हैं? किरण जी। 34। जम्बू द्वीप में कुल आर्यखंड भी 34, 34 हैं। जम्बू द्वीप में कुल अकृत्रिम जिनालय, जम्बू द्वीप में कुल अकृत्रिम जिनालय कितने हैं? रजनी जी। 78, 78, बढ़िया। नाभिगिरी पर्वत स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं? अनीता आंटी, दिल्ली। नाभिगिरी पर्वत कहाँ स्थित हैं? अनम्यूट करिए आंटी, आपकी आवाज चालू नहीं हो रही। हरि क्षेत्र और हेमवत क्षेत्र। हाँ, हरि क्षेत्र और हेमवत क्षेत्र में नाभिगिरी पर्वत हैं। यदि भी यहाँ 2 ही नाम दिए हैं, 2 और हैं, यहाँ 2 ही नाम दिए हैं। हाँ, रम्यक और हिरण्यवत में भी है, बढ़िया। हिमवन पर्वत पर स्थित कूट है, हिमवन पर्वत पर कितनी कूट हैं? पूनम जी, आप तो बहुत दिनों बाद आए हैं और शायद। हाँ, बढ़िया। पेपर दिया आपने?
दिया था। अच्छा अच्छा। हिमवन पर्वत पर 11 कूट हैं, बढ़िया। जम्बू द्वीप का आकार कैसा है? जम्बू द्वीप का आकार सरोज आंटी। थाली के समान। थाली के समान, बढ़िया। जम्बू द्वीप का नाम किसके नाम पर पड़ा है? वीना भाभी कोटा वाले। जम्बू वृक्ष के नाम। जम्बू वृक्ष के नाम पर, बढ़िया। भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बू द्वीप के विस्तार का कितना भाग है या कितना गुना है? 190। हाँ, चलिए हो गया 190वां। जम्बू द्वीप चारों ओर से घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है? जम्बू द्वीप चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? नीलम भाभी। लवण समुद्र से। हाँ, बढ़िया, लवण समुद्र से। विभंगा नदियां निकलती हैं गंगा कुंड से, सिंधु कुंड से, तिगिच्छ सरोवर से और इनमें से कोई नहीं। अनुज। मैम इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो कहाँ से निकलती हैं फिर विभंगा नदियां? मैम वो विदेश क्षेत्र से। नहीं, विदेह क्षेत्र से नहीं निकलती। निकलती कहाँ से? कौन सी जगह, कुंड या पर्वत? मैम पर्वत से निकलती है। हाँ, वहाँ पर्वतों पे कुंड बने हुए हैं, उनका नाम है विभंगा कुंड। विभंगा नदियां निकलती हैं विभंगा कुंड से। जहाँ मनुष्य आत्म ध्यान के द्वारा कर्मों को नष्ट करके देह के बंधन से सदा छूटते रहते हैं, वह क्षेत्र कौन सा है? शिमला भाभी। आभा आंटी। जय जिनेन्द्र भाभी। हाँ, जय जिनेन्द्र, बोलिए। जवाब दे रहे हैं प्रश्न का? नहीं, दोबारा पूछिए। जहाँ मनुष्य आत्म ध्यान के द्वारा कर्मों को नष्ट करके देह के बंधन से छूटते रहते हैं, विदेह क्षेत्र, बढ़िया। नील पर्वत, अब हाँ ना में जवाब देना है। नील पर्वत 400 योजन ऊंचा है। प्रेमलता जी पांड्या। देखिए, जिनकी वीडियो बंद है, अगर उनको जवाब देना है तो 2-4 मिनट के लिए वीडियो खोल लीजिए, ताकि टाइम अपना खराब नहीं हो। मुझे पता नहीं चलेगा कि इनको, आप लोगों को जवाब देना है या नहीं देना है। चलिए मैं वापस इधर अपने रिपीट करती हूँ। मीनू दी बोलिए, नील पर्वत 400 योजन ऊंचा है, हाँ या ना? हाँ। हिमवन आदि पर्वतों के शिखर पर विचित्र प्रकार की मणियां जड़ी हुई हैं। हिमवन आदि पर्वतों के शिखर पर, सुनीता आंटी, हाँ या ना? नहीं, तो कहाँ जड़ी हुई हैं? अगल बगल में। हाँ, बढ़िया, दोनों पार्श्व भागों में अगल बगल में जड़ी हुई है, शिखर पर नहीं। पुंडरीक सरोवर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई महापुंडरीक से आधी है। अनुज। ये सर आप हाँ बोल रहे हो जवाब या पूछ रहे हो प्रश्न? मैम हाँ। हाँ, पुंडरीक सरोवर की लंबाई, चौड़ाई और गहराई वो महापुंडरीक से आधी है, हाँ। विजयार्थ पर्वत 50 योजन ऊंचा और 25 योजन चौड़ा है। प्रीति।
हाँ बढ़िया। यहाँ दिया है 50 योजन ऊंचा और 25 योजन चौड़ा, लेकिन है इसका उल्टा, 50 योजन चौड़ा और 25 योजन ऊंचा। निषद पर्वत से विदेह क्षेत्र का विस्तार दुगना है तथा विदेह क्षेत्र से नील पर्वत का विस्तार आधा है। शीला भाभी। सही है। हाँ सही है, बढ़िया। भरत क्षेत्र का विस्तार 526 योजन और 1 योजन के 19 भागों में से 6 भाग अधिक है। आशा जी। हाँ बढ़िया। गंगा सिंधु नदी की सहायक नदियां 14,000 हैं। दीपिका जी। हाँ। भरत क्षेत्र के 6 खंडों में से विजयाट पर्वत के उत्तर में बीच वाला खंड आर्य खंड है। पारुल। फिर सही जवाब क्या होगा? दक्षिण वाला बीच वाला होगा। हाँ बढ़िया, दक्षिण वाला बीच वाला है। सुमेरु पर्वत के कारण विदेह क्षेत्र के 2 भाग हो गए हैं, पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह। शशि जी। चलिए हाँ बोलिए। नहीं। हाँ। चलिए सुधा जी आप बोलिए। हाँ सही है ना जो प्रश्न, यानी जो वाक्य है वो सही है। सुमेरु पर्वत के कारण विदेह क्षेत्र के 2 भाग हो गए, एक पूर्व विदेह, सुमेरु पर्वत के पूर्व वाला पूर्व विदेह, सुमेरु पर्वत के पश्चिम वाला पश्चिम विदेह, इसलिए इसका जवाब होगा हाँ। विदेह क्षेत्र के विजयाट पर्वत उत्तर दक्षिण फैले हैं। चित्रा आंटी। दोबारा बोलना। विदेह क्षेत्र के विजयार्थ पर्वत उत्तर दक्षिण फैले हैं। नहीं तो कैसे फैले हैं? पूर्व पश्चिम। पूर्व पश्चिम, यानी सारे ही विजयार्थ पर्वत विदेह क्षेत्र वाले भी हों चाहे भरत ऐरावत क्षेत्र वाले भी हों, वो पूर्व पश्चिम ही फैले हैं। गजदंत पर्वत एक ओर नंदनवन से तथा दूसरी ओर निषद व नील पर्वत से जुड़े हैं। अनीता जी कोठारी। हाँ, एक तरफ से नंदनवन से जुड़े हैं और एक तरफ से निषद या नील पर्वत से जुड़े हैं। विजयार्थ पर्वत पर भूमि से 20 योजन ऊपर जाने पर पर्वत पर दोनों ओर 2 श्रेणियां हैं जिनमें व्यंतर देव रहते हैं। सुलोचना जी। हाँ बढ़िया। हाँ क्यों है? भूमि से 20 योजन ऊपर जाने पर, क्योंकि पहले 10 योजन पे गए वहां तो कौन रहते हैं? विद्याधर। और फिर 10 योजन और जाएंगे, यानी भूमि से कितने ऊपर चले गए? भूमि से 20 योजन ऊपर जाने पर व्यंतर देव रहते हैं। बढ़िया। हेमवत और हिरण्यवत क्षेत्र की रचना समान है। किरण जी। किसका नाम लिया आपने? हेमवत और हिरण्यवत क्षेत्र की रचना। हाँ 11 नंबर भाभी क्वेश्चन में डाउट है। गजदंत पर्वत एक और नंदनवन से तथा दूसरी ओर निषद नील पर्वत। एक मिनट इससे बात करिए। ये सुमेरु पर्वत से जुड़े हुए हैं, तो वो नंदनवन सुमेरु पर्वत पे ही तो है। नहीं, इसके पहले वाले में जिसमें 4 ऑप्शन है उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें हाँ। सुमेरु पर्वत लिखा है। हाँ तो वहाँ सामान्य रूप से सुमेरु पर्वत लिख दिया, और इसमें हमारे हिसाब से ना होना चाहिए, हमने ना लिखा। नहीं तो ना क्यों होना चाहिए भी? नंदनवन भी तो सुमेरु पर्वत पे ही है, तो जब हम उसको और विशेष रूप से कहेंगे तो कहेंगे नंदनवन से जुड़े हैं, और सामान्य रूप से कहेंगे तो कहेंगे सुमेरु पर्वत से जुड़े हैं। नंदनवन तो जमीन पे है, हाइट में तो सुमेरु पर्वत से जुड़े हुए हैं। नंदनवन जमीन पे नहीं है, जमीन पे तो भद्रसाल वन है,
नंदनवन 500 योजन की हाइट पर है ना, हाँ तो 500 योजन की हाइट इधर से इनकी भी है गजन पर्वतों की, तो यानी वो नंदनवन के बराबर है। लेकिन नंदनवन तो प्लेन जमीन है ना, ऊंचाई में जुड़े हुए तो सुमेरु पर्वत से ही है 500 योजन हाइट तक। मतलब वो ठीक है आप जो कह रहे हो, लेकिन ऐसा मतलब ऐसा नहीं है। वो उसको नंदनवन से जुड़े हैं का मतलब है कि वो उसके लेवल में है, उसको ऐसा बोलेंगे कि नंदनवन से जुड़े हैं। नीचे से मिला के तो वो तो सुमेरु तो है ही, नंदनवन है तो सुमेरु पर ही है, इसलिए हाँ इसी कंफ्यूज से हमारा हाँ वो थोड़ा समझने में ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। वो समझने में गलत हाँ वो जल्दीबाजी में भरत क्षेत्र वाला भी आता था। कोई बात नहीं। गंगा नदी महापद्म सरोवर से निकलकर सिंधु देवी के महल के ऊपर स्थित जिनेंद्र प्रतिमा का अभिषेक करती हुई नीचे गिरती है। पूनम जी। हाँ ज्योति जी। ना देखो क्या सारी बातें इसमें क्या लिखी है, महापद्म सरोवर से निकलकर। तो गंगा नदी कौन से सरोवर से निकलती है, बोली ज्योति जी, कौन से सरोवर से निकलती है गंगा नदी? पद्म सरोवर से, और यहाँ लिखा है महापद्म। फिर सिंधु देवी के महल के ऊपर, और कौन सी देवी के महल के ऊपर गिरती है? गंगाई देवी का महल है। और फिर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करती है। कुछ तो बात सही रखनी पड़ेगी जिससे आपको मिलता जुलता लगे पूरा ही उल्टा लिख देंगे तो साफ साफ ही पता लग जाएगा। चलिए ये इसका आंसर होगा ना। कुलाचलों पर स्थित अकृत्रिम जिनालयों की संख्या 16 है। अनीता आंटी दिल्ली। क्वेश्चन क्या है, कुलाचलों पर स्थित अकृत्रिम जिनालयों की संख्या 16 है। गलत तो कितनी? तो 6 है। हाँ 6, बढ़िया। जम्बू द्वीप में जरा सा एक डाउट था, वो पूछना था। वो ना जैसे वो भ्रष्टाल बंद नहीं होगा, नंदनवन ही माना जाएगा उसका, नीचे से तो भ्रष्टाल बंद से ही तो गजरंत पर्वत मतलब निकलेंगे। देखिए एक्चुअल में गजन पर्वत आप लोग वहां से इसे पूरा जोड़ रहे हैं, लेकिन मेरा जो अभिप्राय था वो हाइट बताने का था। अभी ऊपर से इतने ऊंचे हैं तो वहां से जुड़े हैं। अब वो ऊपर से जुड़े हैं तो नीचे से तो होंगे ही ना, हवा में थोड़ी ना बने हुए होंगे। कोई ऐसा फ्लाई ओवर है तो फ्लाई हवा में ही होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। वो यद्यपि आप लोगों का भी सोचना वो उस अपेक्षा से, मतलब अगर आप भ्रष्टाल बन भी लिखते तो भी ठीक निकलेगा, कभी आगे आए और नंदन बन भी दोनों सही आएंगे। नहीं भद्रसाल वन से जुड़े हैं ऐसा नहीं कहेंगे, मतलब उसमें ये तो आपको कहना ही पड़ेगा कि नंदन वन से जुड़े हैं। अकेले भद्रसाल वन से जुड़े हैं तो फिर वो फ्लैट हो जाएंगे ना। भद्रसाल वन से जुड़े हैं इतना कहने में, नंदन वन से देखो नंदन वन से जुड़े हैं तो ये अंडरस्टूड है कि भद्रसाल वन से जुड़ेंगे ही, लेकिन एक्चुअल में भद्रसाल वन तो आप चित्र देखेंगे ना अपना नक्शा, तो उसके साइड्स में है। गजन पर्वत है उसके साइड्स में भद्रसाल वन है। गजन पर्वत तो जमीन पे जहां से उठ रहा है उस जगह भद्रसाल वन तो साइड में है। इसलिए जुड़े हुए जो कहेंगे तो नंदन वन से जुड़े हैं, ऊपर उसकी हाइट बताने के लिए जुड़े हैं, मतलब कहाँ तक। जैसे अपने मकान किसी के 2 बराबर हों तो ये हमारे इन दोनों के हमारे ऊपर से जुड़े हुए हैं, इधर से उधर हम चले जाते हैं। ऐसे पुराने जमाने में शहर के जो मकान होते थे इधर से उधर छत पे कूद गए। हाँ जब ऊपर से जुड़े हैं तो फिर नीचे से तो बराबर होंगे ही ना, नीचे से तो वो हवा में थोड़ी ना पहाड़ बनेगा, नींव तो जुड़ी हुई मतलब बेस से तो जुड़े हुए रहेंगे ही। इसलिए वो एक्चुअल में एग्जाम के नाम पे क्या है, अपन ज्यादा सोच लेते हैं, अपन कुछ एक्स्ट्रा सोचते हैं ऐसा उससे हो जाता है, कोई बात नहीं। जम्बू द्वीप में कुल 200 यमकगिरी और 4 कांचनगिरी पर्वत स्थित हैं। कहाँ चल रहे थे अपन, अंकल बोलिए। नहीं तो कितने हैं? जम्बू द्वीप में कुल यमकगिरी तो 4 है और कांचनगिरी 200। हाँ उल्टा हो गया इसमें, इसलिए ये गलत है। बढ़िया।
जम्बू द्वीप में 7 कुलाचल, 6 क्षेत्र और 7 सरोवर नहीं है। मनोरमा आंटी। हाँ, देखिए प्रश्न क्या था? 7 कुलाचल, 6 क्षेत्र और 7 सरोवर नहीं है। तो 6 कुलाचल और 7 क्षेत्र हाँ, हैं। तो नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो गया हाँ। हाँ। और अगर इसमें ऐसा लिखा होता कि जम्बू द्वीप में 7 कुलाचल, 6 क्षेत्र और 7 सरोवर हैं, तो फिर आंसर क्या हो जाता? आंसर हो जाता ना, क्योंकि ये नहीं है। जम्बू द्वीप के सभी क्षेत्रों में 6 खंड हैं। सरोज आंटी। ना, हाँ, सभी क्षेत्रों में 6 खंड नहीं है। तो कहाँ है 6 खंड? विदेश क्षेत्र में जो बने हुए ना उनमें है। बस? जो 30 देश है उनमें है। बस? और यहाँ भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में। हाँ, भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में और विदेह के जो देश हैं उनमें है। उनमें। बढ़िया। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र एक के नीचे एक हैं। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र एक के नीचे एक हैं। मधुलिका जी। ना, तो कैसे हैं? एक दूसरे को घेरे हुए। बढ़िया। श्री री आदि देवियों की आयु एक पल्ले की होती है और वे सामानिक और पारिषद देवों के साथ रहती हैं। रश्मि जी। हेलो। हाँ, बोलिए। एक पल्ली की आयु होती है देवियों की। हाँ। और वो सामानिक और पारिषद देवों के साथ रहती हैं। हाँ, तो आंसर हाँ है या ना? हाँ। हाँ, बढ़िया। हाँ। चलिए, हो गए पूरे। आप सभी ने बहुत अच्छा किया। काफी लोगों के अच्छे मार्क्स आए हैं। अभी मुझे नाम याद नहीं है। 2-3-4 लोगों के 50 में से 50 भी आए हैं और 49 काफी लोगों के आए हैं। सभी ने बहुत अच्छा किया। पढ़ाई खूब की थी आप लोगों ने, वो मुझे पता लग रहा था। देखिए पेपर में क्या प्रश्न आए क्या नहीं आए, लेकिन अपन ने जो पढ़ाई कर ली वो अपने को याद रहेगी, तो वो अपने को लाभ होता है। बाकी ये तो थोड़ा, किसी को कुछ पूछना हो तो हाथ खड़ा करिए, अपनी कुछ बात कहनी हो तो मैं सोचती हूँ थोड़ी देर हम पढ़ लें। बात कहने के भाव तो सबके ही होते हैं, लेकिन फिर वो सब चालू हो जाते हैं, तो फिर वो पूछना है किसी को तो फिर बोलिए। चित्रा आंटी बोलिए। आपने टॉपिक खत्म होते उसका एग्जाम ले लिया करो। टॉपिक खत्म होते ही ले लेना तो मेरे हाथ में। एक्चुअल में जैसे टॉपिक आज खत्म हो जाएगा तो आप लोग तैयार हो जाते हो क्या कि कल ही एग्जाम दे देंगे? नहीं होते हैं सब लोग ऐसा तैयार, और फिर 8 दिन बाद की अपन तारीख रखते हैं, तो 8 दिन क्या करें? अभी तो पिछला हफ्ता अपन ने ऐसे ही किया है, समझ लीजिए कुछ भी नया नहीं पड़ा, तो फिर वो ऐसे ही टाइम यूं जाएगा, इसलिए वो हो नहीं पाता है पॉसिबल। कितना ही पहले से अपन कह के भी रखें तो भी हो नहीं पाता एकदम जस्ट पॉसिबल। हाँ, बोलिए शशि जी। आपने इतना अच्छा रिवीजन कराया था कि एक एक चीज रट गई थी। बहुत ही अच्छे से रिवीजन कराया था। हमारी जो गलती हुई वो हमारे कंफ्यूजन से हुई। वो तो चलिए कोई नहीं, बढ़िया। कराया था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद है। आप लोगों ने मेहनत करी, आप लोगों ने सबने, इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने सबने, कल 60 फॉर्म्स आए मेरे पास में, 60 लोगों ने पेपर दिया, तो अच्छा लगा कि सबने पेपर दिए, सबने मेहनत भी की थी, पढ़ाई भी की थी, तो अच्छा लगा, बढ़िया। चलिए, अभी कोई शंका प्रश्न है तो बोलिए। हाँ, बोलिए दीपिका जी। खत्म हो गया तो इसका पेपर आप कब लेंगे? आप ये बता दें। 5-7 दिन मिले तो फिर पढ़ने में भी आए। हाँ, मैं वही, ये अब अपन लेंगे काल चक्र वाला टॉपिक, और
ये पंचमेरु का जो यानी 2.5 द्वीप का, और मैं सोच रही थी 1-2 दिन में नंदीश्वर और कुंडलवर द्वीप, रुचकवर द्वीप में ज्यादा वर्णन नहीं है, नंदीश्वर में थोड़ा है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, 1 दिन में हो जाएगा। तो ये सारा का अब एक ही बार में ले लें, क्योंकि फिर अब ये है आप लोगों को भी दिवाली आ रही है तो अभी रखना है, बात वही है। अभी कर लें, फिर बाद में तो सब मिक्स हो जाएगा, भूल ही जाएंगे। तो 3-4 तारीख को रख लें पेपर। अब देखिए मैं सबका एक बार के लिए चालू कर, कुछ जिन लोगों को ज्यादा समस्या हो कुछ तो बोले, हाँ है जिनकी तो हाथ खड़ा कर दें कि ठीक है। 4 तारीख को ही रखिए, उससे पहले मत रखिएगा। हाँ तो 3-4 तारीख में रख लेते हैं। एक बार थोड़ा रिवीजन भी करा दीजिएगा। हाँ तो 4 तारीख को मोक्षा प्रकाशक का है ना, 31 को मोक्षा प्रकाशक का है, इसीलिए मैं 3-4 कह रही हूँ। थोड़ा जल्दी करिए, जल्दी लीजिए, नहीं तो सारा गायब हो जाता है दिमाग से। अब वो क्या, अभी तो अपन ने दिया है, आज 26 तारीख हो गई है, और अभी 31 को मोक्षा प्रकाशक का है, कुछ लोग वो भी देंगे तो उसकी भी पढ़ाई करेंगे, तो फिर जस्ट 2-3-4 दिन तो उनको चाहिए, इसलिए 5 तारीख तो लास्ट है, 4 या 5 को रख लेंगे। 1-2 लोगों को किन्हीं को प्रॉब्लम होगी तो फिर अपन एडजस्ट कर लेंगे, बाकी सब लोग तैयार हैं, काफी लोग, तो ठीक है। हाँ तैयार है। तो आप लोग पढ़ाई अभी से चालू कर दीजिएगा, रिवीजन कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, अभी ये पूरा हो जाए उसके बाद में रिवीजन लेंगे जरूर। चलिए अब अभी कितना टाइम बचा है अपने पास में, 15 मिनट हैं। अंकल आपको कुछ पूछना है? हाँ बोलिए। इनका निषेध नील पर्वत, इनकी ऊंचाई का कहीं किताब में पढ़ने को नहीं आया, तो हमारा प्रश्न पहले भी उस दिन भी पूछा था, गलत हो गया। नहीं, निषद नील की ऊंचाई 400, जैसे हिमवन की 100, फिर महाहिमवन की 200, निषद की 400। तो ये है कहाँ, पढ़ने में नहीं है किताब में? किताब में कहाँ है, वो तो किताब में उन्हें विस्तार बताया था, किताब में लिखा है ना कि द्विगुण द्विगुण विस्तार वाले हैं, वर्षधर वर्षा विदेहांता, सूत्र दिया है ना, तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। 100-200 तो 100 कहीं लिखा हुआ नहीं था। वो ये तो एक्चुअल में तत्वार सूत्र सूत्रात्मक रूप में है ना, तो जितना इसमें इतना है, बाकी टीकाओं में मिलता है। सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक, ये जो तत्वार सूत्र की टीकाएं हैं वहाँ टीकाओं में दिया है, टीकाओं के आधार पर। फिर यहाँ अपने ये जो तत्वार्थमणि प्रदीप है इसमें कुछ बातें दी हैं, कुछ नहीं भी दी हैं, तो अपन ने और ग्रंथों में सब में मिलता है सारा विस्तार। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक है, ये तत्वार्थ सूत्र की टीका है, बहुत बड़ी टीका है, तो उसमें भी सारा बहुत वर्णन मिलता है। हाँ शशि जी 1 मिनट रुकिए, मैं कर रही हूँ। हाँ बोलिए। कुछ लोगों की शिकायत आप उनसे पूछते नहीं है। किन की शिकायत है? भाई मैं तो सबको बाद में लास्ट में कहती हूँ भी किसी का नाम रह गया हो तो आप बता दीजिए। कुछ लोग क्या होता है, ये मेरे को नंबर से आप लोग दिखते हो यहाँ कंप्यूटर पे, फिर भी क्या होता है कुछ लोग लेफ्ट हो जाते हैं, कुछ आगे पीछे जाते हैं, तो वो ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो क्रम बिगड़ जाता है, तो फिर इसलिए मैं चूक जाती हूँ कि कौन रह गया है, कौन का नाम हो गया है, इसलिए मैं लास्ट में सबको बोल देती हूँ। अभी कोई रह गए हो तो भी आप बोलिए। फिर इसमें आप लोग ऐसा मत समझिए मैं नहीं पूछती हूँ, वो क्या होता है मैं लाइन से चलती हूँ और फिर कभी कभी कोई आगे पीछे हो जाते हैं, वो कोई अनम्यूट होता है, म्यूट होता है, तो वो क्रम बिगड़ जाता है उसमें, तो फिर मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, पूछा था कि नहीं पूछा था, ऐसा चूक जाती हूँ। इसलिए आप क्षमा करिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं पूछती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ शशि जी बोलिए आप, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। पेज पे है लंबाई चौड़ाई, सरोवर और उसकी लंबाई चौड़ाई 155 पेज पे है, 155 सरोवरों की लंबाई चौड़ाई। हाँ यहाँ तो सब दी ही है, सरोवरों की दी है, वो पर्वतों की पूछ रहे हैं और वो भी सब टीका में मिलेगी। हाँ मूल
मूल जो सूत्र है उनमें इतनी नहीं दी है, पर जो 3 लोक की रचना संबंधी जो ग्रंथ हैं, तिलोय पन्नति तिलोक सार, उनमें तो मूल गाथाओं में इनकी फिर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दी है, ऐसा है। चलिए अभी हम थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं ताकि फिर कल हम आगे बढ़ जाएं। देखिए हमने ढाई द्वीप की बात शुरू की थी और देखिए जम्बू द्वीप में मध्यलोक में कितने द्वीप और कितने समुद्र हैं? तो असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। हम ऐसा गोला नहीं बना रहे हैं, उसमें जगह अपने को कम पड़ती है। तो सबसे पहला है जम्बू द्वीप, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? सबसे पहला है जम्बू द्वीप। ये आप लोगों को कैलकुलेट करके लाना है, अभी बहुत ज्यादा अपने पास टाइम नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सोच के आना है आपको ताकि अपना कल जल्दी जल्दी हो जाएगा फिर। तो जम्बू द्वीप कितना है? 1 लाख योजन विस्तार वाला, व्यास वाला। फिर उसके बाद 2 नंबर पे क्या है? जम्बू द्वीप के बाद क्या है? जैसे जम्बू द्वीप है उसको घेरे हुए क्या है? लवण समुद्र। लवण समुद्र कितना है फिर? 2 लाख, है ना? ठीक है, आप लोग गर्दन हिलाते जाइए, बराबर सही जम रहा है तो। फिर तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे है धातकी खंड, वो कितना है? 4 लाख। फिर चौथे नंबर पे क्या आएगा वापस? यानी ये है द्वीप, फिर ये है द्वीप, फिर समुद्र, समुद्र ऐसा। तो चौथे नंबर पे है कालुदधी समुद्र, वो है 8 लाख। फिर 5वें नंबर पे क्या है वापस? द्वीप। ये द्वीप कितना बड़ा है? ये द्वीप कितना बड़ा आएगा? 16 लाख योजन का। देखिए जब हम ढाई द्वीप में लेते हैं तो ढाई द्वीप में इसका आधा ही लेते हैं, तो इसका आधा कर देते हैं ढाई द्वीप में, तो तब तो हम 8 लाख योजन लेते हैं। लेकिन अभी हम पहुंच रहे हैं 8वें द्वीप तक, 8वें द्वीप तक हम पहुंच रहे हैं, इसलिए इसको पूरा लेंगे अभी अपन। पहला जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर धातकी खंड द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र, और इसके बाद में है पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप के बाद में क्या है? पुष्कर द्वीप के बाद में क्या आएगा? पुष्करवर समुद्र, ठीक है। इसके बाद में कर सकते हैं अपन, अभी ये तो कैलकुलेशन अभी कर लेते हैं, फिर आगे कल बाद में देख लेंगे। ये हो गए अपना 1 2 3, ऐसा कर लेते हैं अपन, ठीक है ना? 3 हुए अभी तक। फिर आएगा चौथे नंबर पे चौथा द्वीप। इनको अपन ऐसा ही नंबर डाल लें तो अपन को कंफ्यूजन कम होगा। दोनों को 1-1 नंबर डाल लेते हैं। पहला द्वीप पहला समुद्र, दूसरा द्वीप दूसरा समुद्र, तीसरा द्वीप तीसरा समुद्र, ताकि अपने को 8वें द्वीप पे पहुंचना है ना, तो अपन को समझ में जल्दी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये पहला द्वीप पहला समुद्र, फिर दूसरा द्वीप दूसरा समुद्र, फिर तीसरा द्वीप तीसरा समुद्र। अब चौथा द्वीप कितना बड़ा होगा? 32 का दुगना 64, और 5 ये चौथा ही समुद्र, चौथा समुद्र कितना होगा? 64 का दुगना हो जाएगा 128। आगे क्या है? ये लाख है सबके आगे, अपन ऐसा लिख लें लाख, लाख 64 लाख, और लाख के आगे भी क्या है? योजन, योजन। अट्ठा 128 लाख योजन। ये अपन क्या निकाल रहे हैं कि 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप, वहां अपने को पहुंचना है। अपन ने ढाई द्वीप की वंदना कर ली। ढाई द्वीप में कितने अकृत्रिम जिनालय थे? ढाई द्वीप में 398 अपन ने देख लिए थे। जम्बू द्वीप में 78, वो 1 मेरु संबंधी थे, तो 5 मेरु संबंधी 390, और 4 ईश्वाकार और 4 मानुषोत्तर की, ऐसे मिला के हो गए
ढाई द्वीप के 398। कल ये मैं आप लोगों से पूछूंगी, ढाई द्वीप के अकृत्रिम जिनालय। ठीक है, अब ढाई द्वीप के बाहर भी अकृत्रिम जिनालय हैं। तो ढाई द्वीप के बाद अकृत्रिम जिनालय चौथे द्वीप में नहीं है, आधे पुष्कर जो बाहर वाला है उसमें भी नहीं है, पांचवें द्वीप समुद्र में नहीं है, छठे द्वीप समुद्र में नहीं है, सातवें द्वीप समुद्र में भी नहीं है। तो जो आठवां द्वीप है वहां पर अकृत्रिम जिनालय है। तो आठवां द्वीप कितना बड़ा है उसकी हिसाब अभी अपन देख रहे हैं कि वो नंदीश्वर द्वीप कितना बड़ा है। कल आप लोग हो सके आप लोगों के पास पूजन की किताब हो जिसमें नंदीश्वर की पूजन हो तो वो भी साथ में लेके बैठिएगा, और मैं कोशिश करूंगी पीडीएफ शेयर कर दूंगी। तो कल हम पूजन के जो नंदीश्वर की पूजन है उससे भी अपन साथ साथ में देख लेंगे। ये हो गया चौथा द्वीप और चौथा समुद्र 128 लाख योजन का। अब मैं ऊपर लिख रही हूँ वापस से क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। अब चौथे के बाद में पांचवा द्वीप, पांचवें द्वीप का नाम क्या है? चौथे द्वीप का नाम था वारुणीवर द्वीप। वारुणीवर चौथे द्वीप, ये अपना जो शुरू वाला सूत्र था ना, जम्बू द्वीप लवणोदादय है जो 7 नंबर का सूत्र था, उसके वहीं पे वो 13 द्वीपों के नाम और वो दिए थे, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चौथे द्वीप का नाम था वारुणीवर, पांचवें द्वीप का नाम है क्षीरवर। तो ये हो गया 128 का दुगना हो गया 256 लाख योजन। और फिर इसके बाद वाला जो समुद्र है वो 512 लाख योजन। दुगना दुगना करना है, और जिसको ऐसा लगे कैसे आया तो दुगना करना खुद अपने हाथ से। 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, फिर उसका दुगना 64, फिर 128, उसके बाद में 128 का दुगना हुआ 256, और 256 के बाद में ये क्षीरवर समुद्र हो गया 512 लाख योजन। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ सबको? यानी एक द्वीप और एक समुद्र, उसको हम नंबर 1 ही डाल रहे हैं, पांचवा द्वीप और पांचवा समुद्र। इसके बाद में छठा द्वीप और छठा समुद्र। छठे द्वीप का नाम क्या है? घृतवर। घृतवर यानी घी के समान घृत। ये हो गया 1024 लाख। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, जो लोग सिद्ध चक्र विधान करते होंगे तो वहां जो अर्गों की संख्या बढ़ती है 8, 16, 32, 64, 128, 512, ये 256, 512, इसी तरह से अर्गों की संख्या बढ़ती है सिद्ध चक्र विधान में, वैसे ही यहाँ दुगनी दुगनी बढ़ रही है। तो जो छठा द्वीप है घृतवर द्वीप, और उसका हुआ 1024 लाख योजन, और जो है घृतवर समुद्र वो हो गया 2048। दुगना करेंगे 2048 लाख योजन। अब है सातवां द्वीप। सातवें द्वीप का नाम है इक्षुवर द्वीप, और समुद्र का नाम भी है इक्षुवर समुद्र। तो सातवें द्वीप के इसका दुगना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4096, और ये हो जाएगा 8192। देखिए ये सातवें द्वीप तक हम पहुंचे हैं। पहले द्वीप से दुगना दूसरा समुद्र, फिर उस समुद्र से दुगना द्वीप, फिर द्वीप से दुगना समुद्र, ऐसे करते करते सातवें समुद्र का जो विस्तार है, एक साइड में विस्तार, वो कितना है? 8192 लाख। 8192 लाख योजन एक साइड का विस्तार, एक साइड में। तो अब हमको पहुंचना है आठवां द्वीप। नंदीश्वर है आठवां द्वीप। तो वो नंदीश्वर जो द्वीप है वो एक साइड में, उसका व्यास एक साइड का कितना बड़ा होगा वो आ जाएगा। इसका दुगना करेंगे 8192 का, तो 163, आपको याद होंगी जो लोग पूजन करते हैं, 163 कोड़ी जो जन महा
लाख 84 एक दिशि में लहा, आठमो द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम, भौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। ये पहली लाइन का अर्थ हो गया है। यहाँ पहुंचे अपन पहली लाइन, जो जयमाला की पहली लाइन है। 163 करोड़ 84 लाख, ये इसको पूरा बोलेंगे ना अपन, इसको पूरा खोल के लिखेंगे ये सभी संख्याओं को। ये तो अपन ने 2048 लाख योजन ऐसे बोला है। अब उसके आगे लाख की जीरो लगाएं और फिर देखें, ये तो हमने लाख लाख हिंदी में लिख दिया, उसके आगे उतनी जीरो लगाएं तो हमको ख्याल में आएगा कितना बड़ा है। तो 163 करोड़ 84 लाख योजन, ये 8वें द्वीप का विस्तार है। यहीं तक अपने को पहुंचना है, आगे तो समुद्र में तो जाना नहीं है, यहीं पे कृत्रिम जिनालय है। इसलिए यहाँ तक का ये विस्तार हमने देखा है कि नंदीश्वर द्वीप का ये विस्तार कितना है। क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा है, ये जम्बू द्वीप से कितना गुना हो गया। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का, ये विस्तार ही, और इसका 163 करोड़ 84 लाख, और वो है 1 ही लाख। कितना बड़ा है जम्बू द्वीप, जितनी बड़ी तो इसमें बावड़ियां हैं। बावड़ी अपन तो बोलते हैं छोटी सी जो कोई पानी भरा हो, तो जम्बू द्वीप जितनी बावड़ी, मतलब कितना बड़ा वो समुद्र जैसा होगी वो बावड़ी भी। इतना बड़ा ये नंदीश्वर द्वीप है। यहाँ पर अकृत्रिम 52 अकृत्रिम जिनालय हैं। बहुत सब अपने तीर्थ क्षेत्रों पे रचनाएं बनी हुई रहती है, काफी आप लोग सब जानते भी होंगे। फिर भी हम इसका स्वरूप समझेंगे किस तरह से है, और उसके बाद में जब कभी हम वहां वंदना करने जाएंगे और फिर उनका समझ लीजिए पूजन भी करेंगे, वंदना भी करेंगे, तो विशेष आनंद आएगा। ये अपना ये हो जाए ये पूरा मध्य लोक का, तो आप लोग जो पूजन में इंटरेस्ट रखते हो, जो रोज पूजन करते हो, तो एक बार इंद्रध्वज विधान या मध्य लोक विधान या ये जो इस तरह के विधान हैं, कुछ कुछ बातें इसमें अपने शांति विधान में भी कुछ कुछ अर्घ आते हैं। तो अब जब आप करेंगे तो आपको विशेष समझ में आएगा, विशेष आनंद आएगा कि ये तो अपने को पता है, ये तो अपने को आता है, ये कहाँ है, आपको नक्शा ख्याल में आएगा, विशेष आनंद आता है। और ऐसी ऐसी अकृत्रिम रचनाएं, संपूर्ण जगत यानी 3 लोक सब अकृत्रिम है, अनादि निधन है, किसी ने बनाया नहीं है। और ऐसा ही मेरा स्वरूप, मैं कौन हूँ कि मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, मेरा स्वरूप भी ऐसा ही अनादि निधन अकृत्रिम है, किसी ने बनाया नहीं है। देखिए जो अकृत्रिम चीजें होती है उनकी क्या विशेषता होती है कि जो अकृत्रिम है उसको ना कोई बनाता है तो कोई बनाता नहीं है, तो वो नष्ट भी नहीं होती है, यानी कभी नाश भी नहीं होगा। तो मुझे किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, मेरा कभी नाश नहीं होगा। और एक बहुत बड़ी बात, जो अकृत्रिम चीजें हैं उनमें गंदगी नहीं होती, वहां अशुद्धता नहीं होती। इतने सारे अकृत्रिम जिनालय 458 तो यूं अपन ने गिने हैं, इसके अलावा असंख्यात असंख्यात कितने सारे अपन ने देखे, इतने सारे कमल में, उनके हर छोटे वाले कमलों में भी हैं, यमकगिरी में भी हैं, सब पे जिनालय जिनालय हैं। तो इतने सारे जिनालय हैं, वहां सफाई कौन करता होगा, प्रक्षाल कौन करता होगा इतने सारे मंदिरों में? तो वहां सफाई करने की जरूरत ही नहीं है, अकृत्रिम चीजों में गंदगी नहीं होती। ऐसे ही मैं शुद्धात्मा अनादि निधन अकृत्रिम हूँ, मुझे किसी ने बनाया नहीं है, तो मुझ में भी गंदगी नहीं है। ये राग द्वेष मोह की ये जो गंदगियां दिख रही है ना, ये वास्तव में मेरा स्वरूप नहीं है। ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की जो गंदगी है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा ये सब अकृत्रिम रचनाओं को पढ़कर अपने अकृत्रिम स्वभाव की ख्याल हमको आए, इनकी वंदन दर्शन करते समय भी अपने स्वभाव का ख्याल आए और स्वभाव की प्राप्ति हमको हो, ऐसा इनका पढ़ने का, सुनने का इसका फल होता है। इस तरह से अभी इतना ही लेते हैं, इसके आगे अपन कल देखेंगे। अभी किसी को कोई प्रश्न हो अभी से संबंधित तो बोलिए। सुधा जी पाटनी। इसका आपने बताया नंदीश्वर द्वीप का जो बताया आपने 16,83,84 163 करोड़ 84 लाख 163 करोड़ 162 हो रहा है ना? नहीं, आप गुणा करिए दोबारा से, 163 करोड़ 84 लाख ही होगा। समझ में नहीं आ रहा ना, इसलिए तो 8,192 को 2 से गुणा करिए, दोबारा करिए, कुछ गलती हो गई होगी, एक बार दोबारा करेंगे आप तो आ जाएगा। हाँ अंकल बोलिए। वो 390 तो अपने 2.5 द्वीप के किए थे। 390 नहीं, 2.5 द्वीप के 398 हैं। 398 प्लस 52। हाँ तो
450 8 और कौन से? अभी 11वें द्वीप और 13वें द्वीप में भी है, 4 वहाँ भी है, 4 वहाँ भी है। 8वें द्वीप तक तो इतना ही है ना? हाँ 8वें द्वीप तक इतने हुए हैं। हाँ ठीक। और किसी को कोई प्रश्न है? हाँ चित्रा आंटी बोलिए। आपने कल क्या कहा, कल इसमें से क्या पूछेंगी? कल तो मैं वो 2.5 द्वीप के अकृत्रिम जिनालय पूछूंगी। ये तो अभी कर लिया अपन ने, मैंने पहले सोचा था टाइम नहीं रहेगा तो मैं आपको करने को दूंगी, लेकिन हो गया अभी, इसलिए अकृत्रिम जिनालय 2.5 द्वीप में कितने हैं, वो कहाँ है वो बताने हैं। वो करके आने में याद। हाँ चलिए अभी पूरा करें यही। कल 2 बजे से 2 से 2:30 एक दूसरी लिंक है, उस पे तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय पे सामान्य मेरा होगा, उसमें प्रवचन जैसा वो तत्वार्थ सूत्र की गोष्ठी चल रही है, तो उसमें 2 से 2:30 तो उसमें होगा, वो लिंक दूसरी है उसकी, जो कल परसों जो 2 दिन क्लास चली थी ना वही वाली लिंक है, मैं वापस से डाल दूंगी। और फिर अपनी जो क्लास है ये यही टाइम 2:45 पे ही चलेगी, 3:45 से 4:45 जो अपनी क्लास चलती है वो चलेगी। द्रव्य संग्रह की क्लास कल नहीं होगी, वो 2 से 2:30 है टाइम, और मेरे को 2:30 से ध्यान था, तो द्रव्य संग्रह की क्लास कल नहीं होगी। और तत्वार्थ सूत्र की ये क्लास होगी जैसे चलती है, और उससे पहले 2 बजे से जिनको भी सुनना हो तो पहले अध्याय पे वो सामान्य कल चलेगा। चलिए अभी पूरा करें, सूत्र बोलने, सूत्र पाठ कर लें एक बार। चलिए रश्मि जी आप शुरू करिए, रश्मि जी के बाद कुसुम जी अजमेरा। चलिए आपके पास नहीं है, शशि जी आप बोलिए। ठीक है शशि जी आप चालू करिए।